हम 75वें वर्ष को पूरा कर रहे हैं। पूरा देश उत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि इस उत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए और पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया है। और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, सड़क पर आप देख रहे होंगे, जो लोगों के व्यक्तिगत प्रतिष्ठान है वो आप देख रहे होंगे, सब पर तिरंगा लहरा रहा है। और लखनऊ में तो दृश्य और भी मनोरम है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है। सिर्फ झंडा ही नहीं लगा हुआ है, बाकायदा तिरंगे रंग की पट्टियां लगा करके, तिरंगे रंग की लाइट्स लगा करके ये लोग अपनी इच्छा से अपना घर सजा रहे हैं। ये दृश्य बहुत मनोरम है और इस दृश्य उपस्थित हो पाया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुंबई में आपने सरकार बनाई, थोड़ा सा राजनीतिक पर बात करेंगे। मुंबई में तो आपने अभी सरकार बना ली, उसके बाद आप बिहार में गिर गए। नीतीश बाबू खेल खेल रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि राजनीति में विचारधारा का बहुत महत्व है। आप किसी से भी गठजोड़ करें, आप किसी से भी सहयोग लें, लेकिन वो व्यक्ति, वो राजनीतिक दल आपकी विचारधारा का होना चाहिए। और अगर आप सहयोग लेते हैं, आवश्यकता अनुसार ले लेते हैं, राजनीति में लेना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी बन जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी विचारधारा का नहीं है तो बहुत लंबे समय तक आपका उससे जुड़ाव बना रह पाएगा, ये बात सुनिश्चित नहीं हो पाती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा बाला साहब ठाकरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन भाजपा को ऐसा लगा कि उनकी विचारधारा, चूँकि उनके पुत्र हैं, उनकी विचारधारा उनके जैसी ही है, और उसका परिणाम ये था कि वहाँ पर हमारा गठबंधन नहीं चल पाया। नीतीश कुमार जी की बात करूँ बिहार की, तो नीतीश कुमार जी ने जब इशरत जहां नाम की आतंकवादी का इनकाउंटर हुआ था, उसको देश की बेटी बताया था, और ये बात तब से ही बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी कि उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा से, हिंदुत्व की विचारधारा से, और जो एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है उससे अलग है, और उसका परिणाम बिहार में अब दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी की विचारधारा क्या है? बीजेपी की विचारधारा सिर्फ वही है जो हम लोगों को सिखाई जाती है कि हमें अपनी प्राथमिकता सूची में राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है। राष्ट्र सबसे ऊपर है, दल उसके बाद है, और हम स्वयं तीसरे पायदान पर हैं। विचारधारा सिर्फ इतनी है। राष्ट्र हित में कोई समझौता नहीं हो सकता। राष्ट्र हित के लिए राजनैतिक मजबूरी भले कितनी हो, लेकिन राष्ट्र हित को हम बलिदान नहीं कर सकते। सरकारें रहें ना रहें, आए जाएं, जो अटल जी कहते थे कि सरकारें आए जाएं, चुनाव होते रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए। यही भाजपा की विचारधारा है। 2024 में लोकसभा चुनाव को 1 साल मात्र बचे हुए हैं, 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं सुगबुगाहटें। किस तरीके से बीजेपी की तैयारी चल रही है और अब की बार कितने का दावा कर रहे हैं, कितने सीट ला सकती है? 2024 का चुनाव बस कुछ समय रह गया। जैसा आपने बताया, भाजपा का एजेंडा पूरी तरह स्पष्ट है, और ख़ास बात यह है कि भाजपा जिस विचारधारा को लेकर राजनीति में है उस पर पूरी दृढ़ता के साथ बनी हुई है। बात चाहे उत्तर प्रदेश में करूं, योगी आदित्यनाथ जी जिस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, जो विचारधारा है, चाहे माननीय मोदी जी की बात करें, जैसा मैंने पहले के आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, वही विचारधारा है। और आम जनता में जो लोग राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हैं, उनकी प्राथमिकता सूची में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वो निश्चित रूप से भाजपा को वोट देंगे, और भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी आई थी सरकार में, लेकिन महंगाई तो बहुत कम हुई। महंगाई निश्चित तौर पर कम नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा कि आप स्वयं समझ सकते हैं, कोई भी अर्थशास्त्री से अगर आप चर्चा करेंगे तो बताएगा कि महंगाई के बहुत सारे कारण होते हैं। महंगाई कंट्रोल कर पाना सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता है। इतने सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कोई भी नेता जिसको राजनीति करनी है वो हर हालत में यही चाहेगा कि महंगाई कंट्रोल में रहे, देश का विकास हो, ताकि उसकी भी राजनीति चलती रहे। लेकिन कहीं कहीं स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि चीज़ें शायद कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, और महंगाई भी उनमें से ही एक है। इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन पश्चिम की सीट गंवा दी, क्या मुख्य कारण है? पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें तो ये भाजपा के लिए हमेशा से एक कठिन सीट मानी जाती है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण कुछ अलग टाइप का है, जो जैसा एजेंडा पूरे देश में चल रहा होता है, जैसा एजेंडा
जैसी लहर प्रदेश में चल रही होती है, यहाँ का मतदाता उससे कहीं कुछ अलग विचार बनाकर मत देता है। यहाँ से इससे पहले पिताजी 2017 में चुनाव जीते थे, उनकी एक विचारधारा थी और उस विचारधारा पे लोगों ने खुलकर समर्थन किया। पश्चिम विधानसभा में 2017 के चुनाव की अगर बात करूं तो 56% से ज़्यादा मतदान हुआ था। अगर मैं बात 2022 के चुनाव की करूं तो यहाँ पर मतदान 48% हुआ है। तो ये जो लोग करीब 40-50 हज़ार मतदाता वोट डालने नहीं निकला, ये भाजपा का मतदाता था, ये समाजवादी पार्टी का मतदाता नहीं था। ये मतदाता वोट डालने क्यों नहीं निकला?